अब हम चर्चा करते हैं मानसिक दशा के विषय में। भोजन करते समय हमारी मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए। मानसिक दशा, हम जब भोजन करें तो हमारा मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, एकदम मस्ती में होना चाहिए। खाना खाते समय आप तनाव में, अवसाद में हैं, फिर आप भोजन नहीं कर रहे होगे, फिर तो आप क्रोध खाओगे, आप फिर उसके बाद में निंदा ईर्ष्या को गटक रहे होगे। वो आपको जा करके रोग पैदा करेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। तो ध्यान रहे मेरे भाई, भोजन करते समय जो आपकी जो चिंता है, ईर्ष्या है, दोष है, क्रोध है, घबराहट है, इसको ना आप पहले उतार करके धर दें। तो इसको धरने का क्या उपाय है? यदि पहले से मान लीजिए कोई अवसाद की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में, आप कहेंगे आचार्य जी तब हम क्या करें, मैं तो पहले से परेशानी में था, घबराहट में था, भोजन तो भूख तो लग रही थी, खाना भी था। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, बिल्कुल छोटा सा निवेदन है, आप आराम से कर सकेंगे। जब आप ऐसी स्थिति में हैं, पहले आप थोड़ी देर के लिए 2 घूंट पानी पीजिए, आप मुँह धोइए, हाथ पैरों को धो लीजिए। तब तक आप देखोगे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मानसिक जो अवसाद है, चिंता है, घबराहट है, वो कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, भोजन से पहले हाथ पैर धोने का ये लाभ है। उसके बाद में जब आवाज़, शोर शराबा है चारों तरफ, उसको बंद कर दीजिए, तो घबराहट और क्रोध, ईर्ष्या, आवेग, उद्वेग अपने आप शांत हो जाएंगे। मोबाइल को बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, फिर आप बैठिए। फिर देखिए इतनी देर तक में जो आप बेचैन थे, जो आप विचलित थे, आपका मन काफ़ी शांत हो चुका होगा। जब मन शांत हो जाए, 2 मिनट लगेगा, जल्दी मत करिए। भूख बहुत तेज़ लगी है, जानता हूँ बहुत तेज़ भूख है, जानता हूँ बहुत जल्दी दूसरे काम भी निपटाने हैं, पर मेरे भाई 2 मिनट तो दे दो। इस भोजन के लिए ही तो ये सारी जो भागम भाग है। यदि आहार को भी ठीक से नहीं ले सकें तो किसके लिए भागम भाग है? तो आप थोड़ी सी शांति से बैठिए, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। आदमी खाना खा लेता, कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि उसने खाना भी खा लिया। कई बार ऐसी स्थिति भी पता नहीं चलता क्या क्या खाया। ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। तो आपको क्या करना है, पाचक रसों का ठीक से स्राव हो, पाचक रस का स्वाद ले करके आप मुंह में खा रहे हैं, उसको चबा चबा करके कहते हैं ना 32 दांत है तो 32 बार चबानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा चबा लो तो कोई दोष नहीं है। खूब चबाइए, चबा करके आनंद से भोजन करिए। आनंद से भोजन करते समय ध्यान रहे, खाना खाते समय लोग जो इधर उधर की कहानियाँ और गप मारते हैं, उनको कहिए भाई साहब आपकी कहानी ज़रूर सुनेंगे, पर भोजन के टाइम पे नहीं, भोजन के बाद में सुनेंगे। तो ना आप अपनी कोई कहानी सुनाने के लिए बैठिए, ना दूसरों की कहानी सुनिए। यही आयुर्वेद की भोजन की विज्ञान और वैज्ञानिकता, इस वैज्ञानिकता को समझिए। ना तो सुननी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही काम करने चाहिए, वो है भोजन। भोजन के समय भोजन ही करें। हम कर रहे होते हैं भोजन, बाय डिफ़ॉल्ट भोजन कर रहे होते हैं, यानी दूसरे धंधों में हम इतने मशगूल होते हैं कि भोजन का तो पता भी नहीं चलता। भोजन को हम करते नहीं, भोजन को निपटाते हैं, काम को करते हैं, भोजन को निपटाना नहीं है। कई लोग कहते बोले भोजन निपटा दिया, अरे निपटाया नहीं भाई, निपटाने की चीज़ थोड़ी भोजन। निपटाने का तो फिर तो तुमको तो नुकसान ही करेगा वो। जब तुम किसी को कहते ना अरे मैंने तेरे को निपटा दिया, निपटाने का मतलब तो होता है उसको मार धाड़ करना, उसको पीठ छेदना। जब भोजन के साथ ऐसा करोगे तो भोजन भी नाराज़ हो जाएगा आपसे। नाराज़ होगा तो आपको सुख कभी देगा नहीं, क्योंकि नाराज वाला जो आदमी है वो सुख नहीं दे सकता, ऐसे भोजन भी सुख नहीं दे सकता। ऐसे कहा कि फिर ये बातें तो ठीक है, फिर हम खाना कब खाएं? काल भोजनम आरोग्य कराणाम, जो आरोग्य कारक चीज़ हैं उसमें से सही समय पर भोजन करना। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, यानी जो आरोग्य कारक जितनी भी चीज़ें हैं कि आपको आरोग्य चाहिए। अच्छा, आरोग्य किसको नहीं चाहिए? आरोग्य तो हम सबको चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी है कि जो कहे मुझे आरोग्य चाहिए नहीं, मुझे सेहत नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए? कोई है ऐसा दुनिया में? कोई भी नहीं है। तो नहीं है तो फिर आरोग्यकरण के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? कहा कि समय पर भोजन कर लो, बोले आरोग्य मिल जाएगा। ये तो बहुत सरल और बहुत सस्ता उपाय है, तो बहुत सस्ती दवाई है। तो इस दवाई को हमको, इस औषधि से हमको क्यों वंचित रहना चाहिए? तो इस औषधि से हमको वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए समय पर भोजन करना चाहिए। समय पर भोजन करेंगे तो क्या होगा? पाचन भी सही होगा। और समय पर भोजन करने से पेट की जो प्रक्रिया होती है ना, वो भोजन बता देता है। जब हम समय नियत करते हैं तो उस समय पर थोड़ी सी भूख लगने लगती है हमको। हमारा शरीर बताता है भाई अभी कुछ इस इंजन में, इस मंदिर में कुछ पूजा करने का, कुछ चढ़ाने का समय हो गया है। तो इसीलिए जो उचित समय पहचान के और उसके साथ साथ में कुछ बातों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जब हमको जब ही भोजन करना चाहिए जब भूख का अनुभव हो, पहले किया हुआ भोजन जो है अच्छी तरह से पच गया हो,
या हृदय या पेट में भारीपन ना हो। जब पेट में भारीपन हो, गैस बन रही हो, इंडाइजेशन हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भोजन का समय हो गया तो आपको खाना खाना ही है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कई बार कई लोग कहते हैं अरे भाई खाने का समय हो गया। खाने का समय हो गया पर जो खाया हुआ है पहले उसकी स्थिति भी तो देखो। जो पहले आप खा चुके हैं उस भोजन की स्थिति को देख करके ही आप भोजन कर लेना, तो ही बात का अनुलोमन हो जाए तभी कर लेना। जब खाने के बाद में मल मूत्र आदि का विसर्जन ठीक से हो रहा हो या पाचन ठीक हो रही हो, गैस नहीं बन रही हो तो ही खा लेना, और नहीं तो फिर बीमार होने के लिए तैयार रहना। अन्यथा जो पहले का जो भोजन है, अपचा हुआ रस है, वो जा कर के सारे दोषों को प्रकोपित करेगा और रोगों की उत्पत्ति करेगा। और उस समय पर भोजन करने के लिए जो सही समय है, तो फिर आप कहेंगे जी सही समय मैंने बताया जब निर्धारित समय हो और जब पाचन हुआ हो, पर फिर भी आप कहेंगे कि टाइमिंग तो बता दो, टाइम क्या होना चाहिए। टाइम के लिए यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाए तो जब पित्त की तेज उत्पत्ति होती है, जब शरीर में पित्त प्रबल होता है, उस समय लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच का लगभग का समय हो जाता है। ऐसा कहा गया कि ये मध्याह्न का भोजन का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि उस समय भोजन शीघ्र पचेगा। जब आप देखेंगे 12 से पहले तो भूख लगने का मतलब ही नहीं है। 2 बजे से यदि आप लेट खाएंगे तो भोजन पचने में परेशानी होगी, भोजन जल्दी नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो फिर क्या होगा, उससे जो है अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, एसिडिटी बनेगी, इंडाइजेशन बनेगी, और भोजन पचेगा तो शरीर पुष्ट होगा तो जो है शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। जैसे मैंने कहा कि यदि भोजन का समय जब निश्चित समय आता है ना, आप ही कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, इसीलिए इस समय पर ही भोजन करना चाहिए। तब पाचक रसों का स्राव भी पर्याप्त रूप में होगा। और ध्यान रखिएगा, यदि ऐसे समय भोजन नहीं किया तो क्या होगा, पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाएगा। पित्त प्रकोपित होएगा तो फिर वो क्या करेगा, शरीर पर बुरा प्रभाव डालेगा। इसीलिए नियत समय बीत जाने के बाद में फिर वात प्रकोप हो जाएगा, इससे पाचन शक्ति मंद पड़ जाएगी। ऐसे में जब भोजन करेंगे तो ठीक से हजम नहीं होगा, ठीक से पचेगा नहीं। फिर भूख लगने पर भोजन नहीं किया तो कमजोरी आ जाएगी। हमने बता दिया कि जो हमारे अधारणीय वेग हैं उसके अंदर भूख भी अधारणीय है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और आपने ज़रूर देखा होगा, फिर कहा कि नहीं यदि समय पर नहीं खाया भूख लगने पर भी तो बोले क्या होगा, कमजोरी होगी, दुबलापन हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, सुस्ती आ जाएगी, थकान हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यदि खाना ही नहीं खाएंगे तो सारी बीमारी तो अपने आप पैदा हो जाएगी। इसीलिए उचित और नियत समय पर भोजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्वाभाविक रूप से जब भूख होगी तो ही हमको ये दोबारा भूख भी एक निश्चित समय पर ही होती है। खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि बार बार भूख लगती है, पर हमारी आदत ऐसी है खाना खाने के बाद में भी कुछ भाई लोग तो ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद में भी बोले जब वीआईपी आता है तो बोले रास्ते खाली हो जाते हैं, कितनी भी भीड़ हो, जाम हो, बोले सब छोड़ देते हैं। बोले ऐसे ही बोले जी खाना तो खा लिया, रसगुल्ला दे दिया, गुलाब जामुन दे दिया, मीठी चीज़ दे दिए, डिजार्ट, ये जो भी आपको खाने की चीज़ें बोले सब रास्ता खाली हो जाता है। मेरे भाई रास्ता खाली पेट में नहीं होता, दिमाग में हो गया तो उसका असर वो पेट स्वीकार करने वाला नहीं है। तो इसीलिए रास्ता खाली मत करो, रास्ता खाली के नाम पर रोगों की उत्पत्ति के कारण मत बनो। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि हमने जो भोजन भरपेट भोजन खा लिया। कहते हैं भोजन करने के बाद बोले मीठा खाना चाहिए, ठीक है, भोजन के बाद मीठा खाना चाहिए, पर भोजन कितना खाने के बाद खाना चाहिए, प्रश्न ये है कि ये नहीं कि आकंठ भर लिया बोले उसके बाद फिर मीठा डालो। भाई पहले फिर यदि आपको दिख रहा है कि खीर रखी हुई है, लड्डू हैं, रसगुल्ले हैं, आइसक्रीम है, कुछ भी रखा हुआ है, तो पहले थोड़ा सा पेट में खाली जगह छोड़ दो। खाली छोड़ करके तो ही फिर आप जो है ना, तो ही आप कुछ खा लेना, अन्यथा तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो ही विविध तरह के पाचक रसों का स्राव होता है। और यदि कुछ खाद्य पदार्थ जब भूख लगती है तो खाना जरूरी होता है। इसी तरह से जब नहीं भूख लगी होती है उस समय पर पाचक रसों का स्राव नहीं होता है, तो वो दोष प्रकोपित कर करके शरीर को हानि करता है। यानी भूख लगने पर न खाना, भूख न लगने पर खाना, ये दोनों ही खतरनाक होता है। तो क्षुधानाश के पश्चात यदि खाने के बाद जब भूख नहीं लग रही हो तो ग्रहण करने से क्या हो जाता है, पाचन उचित रूप से नहीं होता है और वात दोष प्रकोपित हो करके वो आपको सत्यानाश करता है, नुकसान पहुंचाता है। भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जैसा हमने कहा कि
पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। भोजन के बाद पेट का 1/3 भाग, ऐसा कहते हैं कि भोजन करके भी 1/3 भाग खाली रहना चाहिए। नहीं आपको लगे कि आप 4 रोटी खाने की भूख है तो 3 रोटी खा करके काम चला लो, 1 रोटी के लिए जगह खाली छोड़ दो, क्योंकि पाचक रस और कफ आदि जो क्रियाएं जो भोजन पचाने के लिए ज़रूरी होता है उसके लिए इसकी आवश्यकता होती ही होती है। इसके अलावा भोजन के पश्चात पेट में दबाव व भारीपन हुआ, तनाव स्थिति के ना हो। कई बार कई लोग भोजन इतनी कर लेते हैं, पेट जो है ना बिल्कुल गुब्बारे की तरह से फूल जाता है और इतना टाइट होता है, यानी खाना खाने के बाद में भी पेट में थोड़ी सी उंगली लगाओ तो थोड़ा सा दबाव हो, आराम से दब सके। इतना खा लो, इतना मत खाओ ठूसा ठूस की। आपको ये थोड़ा सा अपने आप दबा के देख सकते हैं, जब खाने के बाद में बैठ करके थोड़ा सा पेट में उंगली लगा कर देख लो। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, क्षमा करना। यदि पहले से मोटे पेट हो, चर्बी जो है पूरी भरी हुई हो तो उंगली से तो दब जाएगा, पर वो भोजन तक का पता नहीं चलेगा और चर्बी दब रही होगी, यानी कि दबाने से अंदर तक वाली स्थिति को आप महसूस करिए। तो भोजन इतना करना है कि भारीपन न हो, पार्श्व में तनाव न हो, छाती में रुकावट न हो और भूख प्यास भी थोड़े शांत हो। और खाने के बाद में उठने बैठने, चलने, हंसने, सांस लेने, छोड़ने, थोड़ी बातें, खाने के बाद फिर आप बात कर सकते हैं तो उस समय पर बात करने में कठिनाई ना हो। तो इस तरह से आपको भोजन करना उचित है। और कुछ जगहों पर तो ऐसा है, विशेष कर करके वो मथुरा के, क्षमा करिएगा, हम मनोरंजन के लिए, थोड़े हंसी के लिए कुछ बात की जाती है। कहते हैं मथुरा के पंडों के विषय में एक कहावत है, बोले एक बहू ब्याह करके आई तो बोले जब वो जब वहाँ गई, अपने घर में गई तो देखा उसके जो ससुर साहब हैं वो कहीं पर जो है भोजन कर करके आए, बंडा भोजन करके, बहुत भोजन करके आए। बोले बेटी, बोले चारपाई बिछा दे, लगा दे, तखत लगा दे। बहन ने लगा तो दिया, चारपाई बिछा दी, पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उनको दिखा कि इतना भोजन कर करके आए हैं और इसकी वजह से इसको बुरा लगा। उन्हें सोचा कि कैसे घर में मेरी शादी हुई है, शायद इसलिए ये रो रही है कि इतना खाना खाते हैं, इतने भोजन भट्टे हैं, ये तो ठीक नहीं है, शायद इसलिए रो रही हो। फिर उससे उसकी सासू माँ पूछती है, बोले बेटी तू क्यों रो रही थी? बोले हमारे यहाँ पंडों में थोड़ी ज़्यादा भोजन की परंपरा है, जब जिमने के लिए जाते हैं तो इतना खा कर के आ जाते हैं कि आकर के फिर उनको एकदम तत्काल विश्राम करना पड़ता है। तो बहू कहती है, बोले माँ मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि ये इन्होंने ज़्यादा भोजन किया, बोले मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मैं तो उस घर से आई हूँ, वहाँ तो जहाँ भंडारा होता है चारपाई वहीं ले करके जाते हैं, वो ऐसी स्थिति में भी नहीं होते हैं कि वहाँ से चल करके घर आएँ। धन्य है ऐसे लोग, ऐसी चारपाई और इस तरह की स्थिति वाले लोग। तो हमको ध्यान रखना है, फ्री में मिल जाए, भोजन फ्री में है, पेट फ्री का नहीं है, क्योंकि भुगतना तो पेट से है, भुगतना भोजन से नहीं है। इसलिए हमको भोजन की मात्रा उचित मात्रा करें और सही प्रकार से खाना खाएं। तो इस तरह से प्रातः ग्रहण किया हुआ भोजन सायंकाल तक पच जाता है, सायंकाल का खाया हुआ भोजन सुबह तक पच जाता है। इस तरह से वात का अनुलोमन हो जाता है। तो खाना कितनी बार खाएं, यदि आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजन है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। और आजकल एक फैशन भी चल रहा है, वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, कई बार खाओ, पर वो उचित आयुर्वेद की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि उससे पाचन क्रिया को लगातार काम करना पड़ता है, वो उचित नहीं है। पर सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रातःकाल नाश्ता, मध्याह्न को भोजन, शाम को ज़्यादा भूख लगे तो 4-5 बजे के बीच में कुछ हल्का सा ले लें, नहीं तो 7-8 बजे तक आप भोजन कर लें। यही आहार की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बार बार खाना उचित नहीं है। हमारे जैन आदि जो परंपरा में जो पूज्य साध्वी हैं, पूज्य संतगण हैं, वो तो एक ही बार खाते हैं, वो तो करपात्री के रूप में खाते हैं। हालांकि वो जटिल है, आम गृहस्थ के लिए, आम लोगों के लिए मुश्किल है, पर दिन में 2 या 3 बार भोजन पर्याप्त है। शरीर उसी प्रकृति का बन जाता है, उससे शरीर आपका स्वस्थ रहता है। तो भोजन की मात्रा का निर्णय करने के लिए मनुष्य को अपनी प्रकृति, आयु, पाचक, अग्नि और अग्नि की जो शक्ति है और उसको द्रव्यों का जो हल्कापन और अग्नि की तीव्रता पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आहार के विषय में हमने काफ़ी चर्चा की है, ऋतुओं के विषय में चर्चा की है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या खाने से कब अच्छी पाचन हो सकता है, इस विषय में हम लोगों ने बहुत बात की है। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी पाचन शक्ति होने पर कभी कभी थोड़ी ज़्यादा भोजन होने पर भी हजम हो जाता है, कष्ट नहीं होगा, परंतु वो हमेशा ज़्यादा मत खाना, फिर अग्निमंद हो जाएगी। तो पाचन शक्ति ज़्यादा होने पर भी कभी कभी परहेज अच्छा है, पर हमेशा मत करना, क्योंकि जठरा अग्नि ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाली है। परंतु यदि पहले से आपकी मंद है अग्नि, तो आप थोड़ा अधिक या भारी भोजन बिल्कुल भी मत करना, गलती भी मत करना, एक बार भी मत करना, करोगे तो कष्ट होगा, परेशानी होगी। इसीलिए
आप स्वभाव से जो लघु पदार्थ हैं, जैसे मूंग की दाल है, शाली का चावल है, या छाछ है, या हल्की चीज़ें हैं, खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। परंतु अधिक मात्रा में सेवन करने पर भी हल्के पदार्थ भी भारी हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ हैं कुछ लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं। मैंने एक देखा कि उसने जहाँ बैठना है वहाँ भी बहुत सारी तरह के खाने के द्रव्य रख रखे हैं। हमने कहा भाई ये इतने सारे द्रव्य यहाँ क्यों रख रखे हैं? उन्होंने कहा आचार्य जी ये तो 0 कैलोरी के हैं। यानी 0 कैलोरी की चीज़ें तो 0 की हैं, कभी 0 एग भी तो बनते होंगे। यानी हल्के पदार्थ की ज़्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो वो भी तो भारी हो जाएगा। अब कहीं रुई हल्का होता है, अरे रुई हल्का होता है वो किलो में भी मिलेगा, कुंटल में मिलेगा, टन में भी होगा। रुई हल्का होता तो वॉल्यूम, जगह, आकार और प्रकृति के हिसाब से वो थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरते हैं। परंतु ज़्यादा जगह घेरने का अर्थ ये थोड़ी नहीं कि जगह ही नहीं घेरते हैं, तो इसीलिए वो फैल जाते हैं, वो हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। पर पाच्य के लिए भी, पाचन के लिए शक्ति तो लगती है ना, इसलिए ध्यान रख लेना। पर जैसे भारी जो चीज़ें, उड़द की दाल है, इस तरह के जो भारी पदार्थ हैं उनका जो है ना, उनका सेवन बिल्कुल कम कर लेना, ध्यान रख लेना। यदि गलती से खा लिया हो तो थोड़ा सा अजवाइन है, हिंग स्टिक, जैसे उसको हींग स्टोक चूर्ण डाल के ले सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, थोड़ा उसको संस्कारित कर करके ले सकते हैं। ये आयुर्वेद की दृष्टि से ये जितने भी जो सब्जियों में, भोजन में ये मसाले डालने की विधाएं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पदार्थ को डालकर पकाने की विधाएं, ये सब आयुर्वेद की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से है। कौन से दोष को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ डालें, किससे क्या चीज़ बढ़ जाता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी इन बातों का ध्यान रखते हुए हमको संक्षिप्त में यदि मैं कहूँ तो आवश्यकता से कम मात्रा में किया गया भोजन तो फिर भी आपको संतोष दे सकता है, तृप्ति दे सकता है, पूरी ऊर्जा को प्रदान कर सकता है। परंतु बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी नहीं करेगा। पर अधिक में किया गया तो वो जो है आलस्य देगा, भारीपन देगा, मोटापा देगा और अपच आदि विकार उत्पन्न करेगा। इसीलिए व्यक्ति को भूख लगने पर ही खाना चाहिए, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए ना ज़्यादा खाना चाहिए, अपितु नपातुला भोजन करना चाहिए। भोजन चबा चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, जहाँ से जा करके जो सलाइवा है, लाला स्राव है, वो मिलता है। फिर दांतों से चबा चबा करके खाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठोस पदार्थ को कहा कि द्रव के रूप में, बोले जी दूध को चबाओ और रोटी को पियो, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इस तरह की बात की गई है। इसके विपरीत यदि आप ठीक प्रकार से न चबाते हैं और ठोस कठोर पदार्थों को निगल जाते हैं तो इसको जा करके आमाशय आदि को जो है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो आमाशय को ज़्यादा ताकत न लगाने पड़े, इसके लिए जो है आप दांतों से, यानी कि दांतों का काम आंतों के लिए मत छोड़िए। ये हमारे आयुर्वेद में पहले से कहा गया है, इसलिए चबा चबा करके खाइए। नहीं तो फिर यदि आप वैसे ही निगल लोगे तो आमाशय आदि जो हमारे कोमल अंग हैं समुचित रूप से वो उसको मुलायम नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते, क्योंकि आंतों के दांत नहीं होते हैं। इसीलिए यदि आपको आंतों से ज़्यादा मेहनत कराओगे तो वो बेचारे कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर से ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे। दांतें मजबूत हैं, दांत का काम दांत से कराइए, तो जिससे जो है अजीर्ण ना हो, गैस की बीमारी उत्पन्न ना हो। चबा चबा करके आप मुलायम कर करके ही भोजन का आप निगल लीजिए, क्योंकि बिना चबाए यदि आप ठोस पदार्थों को आप ग्रहण करते हैं तो जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद में निषेध किया गया है, तो हमारी आंतों में कमजोरी ना आए, इसके लिए भी ज़रूरी है दांतों से चबा करके खाएं। यानी ठोस पदार्थ को पियो, तरल को चबा करके खाओ। यानी ठोस को तब तक चबाओ जब तक वो तरल ना बन जाए। तरल को इतना धीरे धीरे पियो कि लगे कि चबा चबा करके खा रहे हैं। तो इससे, ऐसा करने से जो आपका जो भोजन है वह पचेगा। ऐसा करने से पचन में सरलता हो जाएगी, आप विविध तरह के रोगों से बचेंगे। तो अब ये सारे विषयों को आपने सुना होगा, समझा होगा। भोजन के विषय में बहुत सरलता के साथ बहुत सारी जानकारी को मैंने देने का प्रयास किया है, और आप इसको ज़रूर आप समझिए, इसको इसी तरह से पालन भी करिए। कि मैं पुनः संक्षिप्त में कहूँ, पहले आचमन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, पालथी मार करके बैठ करके खाना, खाते समय बातें नहीं करनी, ध्वनि वाले जो चीज़ें हैं उनको नहीं सुनना, उसके बाद आपस में बातें भी नहीं करनी, और जितनी आपकी भूख हो उतनी ही भूख के साथ खाना खाना, ताज़े भोजन करना, थोड़ी स्निग्ध पदार्थों के साथ भोजन ले लेना। ये सामान्य जो भोजन की जितनी भी बातें थी हमने आपको बहुत ही सरलता के साथ समझा दिया है। तो मुझे विश्वास है
पहले से आप बहुत अच्छे हैं, पर यदि थोड़ी सी और ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके दांतों के साथ, आपके हाथों के साथ, आपके शरीर के साथ बड़ी नम्रता बरतेंगे तो हमें बड़ा हमको आनंद आएगा। तो आगे और भी जानकारियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कौन सा भोजन हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, कौन सा भोजन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है।